हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनसाइट्स। तो अभी हम लोग का रेलवे जनरल साइंस जो चल रहा है, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इंडिविजुअली हम लोग कर रहे हर एक चैप्टर को एक क्लास में। तो उसका आज लेक्चर नंबर 15 होगा और ये 15 लेक्चर में हम लोग करेंगे फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स का ये लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 5। और ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद हम लोगों का जो केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी हर एक का 5-5 लेक्चर ख़त्म हो चुका होगा। ठीक है, तो हम लोग बहुत सीक्वेंस वाइज और बहुत अच्छे से कवर करते हुए हर चीज़ को करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आज का फिजिक्स का जो लेक्चर होगा ये होगा हम लोग का वर्क, पावर एंड एनर्जी के ऊपर। ठीक, इंडिविजुअली हम वर्क को समझेंगे, उसके बाद पावर को समझेंगे एंड एनर्जी को, एंड देन उसके बाद जैसे हम लोग PYQs एंड MCQ सॉल्व करते हैं हर चैप्टर के लास्ट में, तो वो भी करेंगे। ठीक है, और एक बात, अगर ये हम लोग का 15 नंबर लेक्चर चल रहा है तो इसके पहले जो 14th लेक्चर हम लोग का हो चुका है, तो वो लेक्चर अगर आपने कहीं मिस किया हो तो ये जो यूट्यूब पे मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। और इसका PDF वगैरह ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनसाइट्स पे मिल जाएगा, अवेलेबल होगा। ठीक है, हर क्लास के बाद में। और आज के चैप्टर के ऊपर आते उसके पहले एक बार सिलेबस देख लेते क्या ख़त्म हो चुका होगा हमारा। एक तो यूनिट एंड मेजरमेंट हो गया, उसके बाद मोशन हो गया, फोर्स एंड प्रेशर हो गया, एंड ग्रेविटेशन एंड फ्लूइड जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद आज वर्क, पावर एंड एनर्जी को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो जो चैप्टर बाकी है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट, साउंड, हीट, टेम्परेचर एंड सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये जो बाकी है इसको हम सीक्वेंस वाइज करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी आते हैं मेन चैप्टर के ऊपर जो कि है वर्क, पावर, एनर्जी। तो पहले तो हम वर्क के ऊपर समझेंगे, वर्क क्या होता है, उसके फॉर्मूलाज वगैरह क्या होता है, पूरा सारा कुछ देखते हुए चलेंगे। ठीक है, वर्क क्या होता है मेनली, अगर हम कोई पूछा कि वर्क क्या होता है, कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एक वन टाइप ऑफ वर्क है, कि हम लोग कई वस्तु को यहाँ से उठा के कहीं और पे रख रहे थे, कि वो वर्क है। तो हम लोग बोलेंगे वर्क का एक सिंपल डेफिनेशन होता है। मान लीजिए एक वस्तु है, ठीक है, एम द्रव्यमान का एक वस्तु है यहाँ पे, और इसके ऊपर हम लोग F फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, F फोर्स लगाने की वजह से ये वस्तु कुछ समय बाद यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये क्या किया, एक डिस्टेंस कवर किया, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो ये वर्क का डेफिनेशन ऐसे ही आता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु के ऊपर फोर्स लगाया जाए और यो वस्तु कुछ समय के बाद वो एक डिस्टेंस कवर करे, तो उसको हम बोलेंगे कि वर्क इज सेड टू बी डन। ठीक है, तो यहीं पर वही बोला कि वर्क कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स और एनर्जी नीडेड टू मूव एन ऑब्जेक्ट ओवर सम डिस्टेंस, मतलब कुछ डिस्टेंस उसने कवर किया होगा उसके फोर्स के वजह से, तो उसको ही हम वर्क बोलेंगे। तो इफ वर्क कैन डिस्प्लेस एनी ऑब्जेक्ट देन इज वर्क सेड टू बी डन। सिमिलरली देन वर्क का फॉर्मूला क्या हुआ, यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला हो गया वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स, जो फोर्स हमने अप्लाई किया था, डिस्प्लेसमेंट मतलब जो फोर्स के कारण जो वस्तु ने जो दूरी तैयार किया, ठीक है, तो उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो वर्क इज इक्वल टू F इंटू डी, ये हमको समझ में आ गया। अच्छा, और एक चीज़, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं कि एक दीवार है, ठीक है, एक दीवार है, यहाँ पे आप लोग फोर्स लगा रहे हैं, बहुत टाइम से आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं दीवार पे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि वर्क हो रहा है, आप तो फोर्स लगा रहे हैं, आप तो काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे वर्क डन, टोटल वर्क डन जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि ये दीवार जो है यहाँ पे जो फोर्स लगा रहे हैं ये t इजिकल टू 0 सेकेंड पे जहाँ पर था t इजिकल टू 5 सेकेंड और बाकी हर एक सेकेंड में वो यहीं पर रहेगा। ठीक है, तो यहीं पर कोई ये वॉल का क्या नहीं हो रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसका कोई मैंने फोर्स की वजह से कोई इसका डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है, तो ये हम बोलेंगे कि वर्क यहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है, वर्क डन, टोटल वर्क डन जीरो हो जाएगा। और एक एग्जांपल, इफ यू लिफ्ट अ वेट ऑफ द ग्राउंड एंड देन प्लेस इट बैक ऑन द ग्राउंड द डिस्टेंस इज जीरो। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप एक वेट है, मान लीजिए यहाँ से आप इसको उठाया, उठाने के बाद यहाँ पे वापस यहाँ पे रख दिए, तो ये क्या हुआ, इसका ये वस्तु का कुछ तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट ना होने की वजह से आपने तो फोर्स वगैरह सब लगाए, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, तो डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा वर्क डन जीरो हो जाएगा। मान लीजिए एफ इज डब्ल्यू इजिकल टू एफ इंटू डी, अगर डिस्प्लेसमेंट ये जीरो हो जाएगा तो डब्ल्यू इजिकल टू जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा।
तो ये हम लोग को पता चल गया कि सिमिलरली वर्क क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, और वर्क कहाँ पर वर्क इज सेट टू बी डन होगा और कहाँ पर वर्क विल बी जीरो होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं कि वर्क के जो यूनिट होते हैं उसके बारे में। तो वर्क हम लोग क्या पता है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स की यूनिट के बारे में बात करें, फोर्स अगर हम याद है कि यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में हर एक चीज़ को अच्छे से डिफाइन किया था कि किसका यूनिट क्या होगा। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, एंड डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है सिमिलरली मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर हमको और एक टर्म से जानते हैं, इसको बोलेंगे जूल। न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू जूल। और इसके आगे ये हो जाएगा हम लोग का एसआई यूनिट। ठीक है, जूल हो जाएगा वर्क का एसआई यूनिट। और सीजीएस यूनिट के बारे में बात करें, सीजीएस में क्या हो जाएगा, फोर्स का डाइन हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा डाइन इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, डाइन इंटू सेंटीमीटर। और इसको हम और एक नाम से जानते हैं जिसको बोलेंगे अर्ग। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमको समझ में आ गई कि एसआई यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट का क्या होता है वर्क का। और हाँ, और एक बेसिक रिलेशनशिप है जिसको हम बोलेंगे कि आर्क एंड जूल का रिलेशनशिप। अगर इसको न्यूटन की जगह डाइन पुट करें और मीटर की जगह सेंटीमीटर पुट करें तो हम देख सकते हैं कि 10⁻7 आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल होता है। ठीक है, ये कभी कभी पूछ लेता है या क्वेश्चन वगैरह में कभी जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तो उसमें आ जाएगा। और एक चीज़ कि 10⁻7 जूल इज इक्वल टू 1 आर्क बोल सकते, सिमिलरली सेम चीज़ है। ठीक है, तो ये हम लोगों का वर्क कंप्लीट हो गया। तो ये क्या कुछ है, हाँ, और दो चार चीज़ कि यहाँ पे वर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं। वर्क को ओनली मैग्नीट्यूड से हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस्ड बाय ओनली मैग्नीट्यूड। क्यों हम वर्क को ओनली मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस करते हैं, मैग्नीट्यूड से ओनली एक्सप्रेस करते हैं, मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर हमने पहले पढ़ा था कि अगर किसी का कोई मैग्नीट्यूड होगा लेकिन उसका मान होगा लेकिन उसका कोई डायरेक्शन नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, तो वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी हम याद रखें कि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी क्यों हो रहा है, बेसिकली वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, एंड डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होता है। अगर इस दोनों वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो ये हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है। ठीक है, तो इसके वजह से ही वर्क क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। और वर्क ऐसे ही तो हम बोलते हैं कि वर्क का कितना जूल उसने वर्क काम किया, कितना जूल वर्क डन हुआ। तो ऐसे नहीं हुआ कितना जूल वर्क हुआ और किस तरफ हुआ, किस दिशा की तरफ हुआ, नॉर्थ की तरफ हुआ, तो कभी इस तरह डिफाइन नहीं करते। तो वर्क हमेशा मैग्नीट्यूड से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए वर्क होता है स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, उसके बाद तीन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। एक तो होता है पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, एंड ज़ीरो वर्क क्या होता है। ठीक है, तो उसके पहले अगर हम लोगों के बारे में पूछे कि अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि जो वस्तु है ऐसे है, एम द्रव्यमान की वस्तु, और फोर्स हम ऐसे ऐसे लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे जा रहा था। लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पर एक वस्तु है एम द्रव्यमान का और उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे तिरछा फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक ट्रॉली बैग है। ठीक है, जो ट्रॉली बैग्स वगैरह होता है ना, तो ऐसे ही तो होता है। तो यहाँ पे चक्का लगा हुआ होता है और ये कहाँ पर फोर्स लगाते हैं, आपका यहाँ पर हाथ होता है तो इस तरफ इस दिशा पे फोर्स लगा रहे हैं, और ये ट्रॉली बैग लीनियर मोशन करता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो लीनियर होता है लेकिन ये फोर्स होता है ये तिरछा टाइप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये एफ हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक एंगल होता है जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। तो जब ये कंडीशन आ जाएगा तब इसका वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या हो गया, थीटा हो गया फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जो अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गया कि वर्क का बेसिकली जो फॉर्मूला हो जाएगा व्हेन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज नॉट द सेम। यहाँ पर क्या था, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का डायरेक्शन सेम था इसलिए कोई एंगल नहीं बन रहा था। इसका थीटा अगर बात करें तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का एंगल सेम नहीं हुआ, ये दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं हो, तभी उसके बीच में एक एंगल आ जाएगा। तो एंगल जब भी आ जाएगा तब इसका फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब बात किया जाए कि उसका एंगल के बारे में तो बात कर लिया, तो अब उसका अगर पूछे कि पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, जीरो वर्क डन क्या होता है। अभी तक हमने देखा कि पॉजिटिव वर्क डन
पॉसिबल है। तो हम लोग जो काम वगैरह करते हैं तो पॉजिटिव वर्क डन होता है। जीरो वर्क डन भी देखे हम लोगों ने कि डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो जाए तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर और एक कंडीशन से हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट वर्क डन और एक कंडीशन से जीरो हो सकता है। और एक चीज़ आता है कि नेगेटिव वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे हो सकता है वहीं पर हम आते हैं। पहले तो पॉजिटिव वर्क डन, जो सिंपल चीज़ अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, वही होगा कि यहाँ पर एक वस्तु है, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, फोर्स लगने के बाद कुछ समय बाद वस्तु यहीं पर आ गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है। फोर्स इस तरफ लग रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट अगर बात किया यहाँ से यहाँ तक आगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या इस तरफ डायरेक्शन है। तो अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का डायरेक्शन सेम जगह सेम डायरेक्शन होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो बीच का जो एंगल हो जाएगा, ये एंगल थीटा इजिकल टू जीरो हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला जो हमने अप्लाई किया था, अगर इस फॉर्मूला में थीटा इजिकल टू जीरो को पुट करेंगे तो थीटा कॉस जीरो क्या होता है, कॉस जीरो हमको पता है कि 1 होता है। तो 1 अगर पुट करें W इजिकल टू AF इंटू डी हो जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क कब होता है, जब फोर्स जो अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम हो और इसका जो बीच होगा, बीच का एंगल होगा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के, तो उसका थीटा का वैल्यू हो जाएगा जब जीरो, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि जीरो नेगेटिव वर्क डन कब होता है। नेगेटिव वर्क डन मीन्स इफ द डिस्प्लेसमेंट हाँ, नेगेटिव वर्क डन मतलब यहाँ पर फोर्स तो लग रहा है इस दिशा पे, ठीक है, ठीक है, इस दिशा में फोर्स लग रहा है, इस दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि ये तो सिमिलरली पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव वर्क हो गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है। नहीं, इस फोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स मतलब जो बॉडी, जो फोर्स लगने की वजह से बॉडी अपना इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जो फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है बाय द सरफेस, ये सरफेस जो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, बॉडी फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, इसको हम बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, ऑलवेज ऑपोजिट होता है जो फोर्स होता है। तो ये जो फोर्स हो रहा है, ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है, ऑलवेज ऑपोजिट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और इस दिशा पे जो फ्रिक्शन फोर्स ये काम कर रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल हो जाएगा ये अब क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो 180 डिग्री अगर थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 डिग्री मतलब क्या होता है, 90 के बाद कॉस का जो वैल्यू होता है नेगेटिव होता है, तो ये -1 होता है कॉस 180 डिग्री। तो -1 अगर पुट करेंगे तो ये टोटल जो वैल्यू है वो माइनस में आ जाएगा। तो वर्क डन को क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क डन। तो नेगेटिव वर्क डन कब हो जाएगा, जब फोर्स आप फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात करें और डिस्प्लेसमेंट उसकी अपोजिट साइड में होगा, ठीक है। और जीरो वर्क डन कब होगा, जीरो वर्क डन व्हेन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और जीरो, मतलब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर, ये कौन सा फोर्स के बारे में बात कर रहा है, जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये वेट की वजह से जो फोर्स लगे, वेट जो बोल रहे हैं ना, इसको बोले ये, और ये डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है। जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तब थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री अगर इसमें पुट करें तो कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू जीरो, तो वर्क डन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखें कि जो अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा तब जीरो हो जाएगा। और जो बेसिक हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो होगा तो अब भी वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये 3-4 चीज़ें हमको अच्छे से याद हो गया कि वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क क्या होता है, ये अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद हम आते हैं एनर्जी के ऊपर। अच्छा, एनर्जी को आने से पहले लगता है एक MCQ है यहाँ पे, तो उसको कर लेते हैं। हाँ, ये वाला MCQ ये देख लेते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन आता है। जो फॉर्मूला है मेनली ना, W इज इक्वल टू AF इंटू डी कॉस थीटा, ये बेसिक फॉर्मूला है। तो इसमें कभी वर्क दे देगा, फोर्स दे देगा, एंगल दे देगा तो डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, कभी ये तीनों दे देगा तो थीटा पूछेगा कि एंगल क्या होता है अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, कभी फोर्स पूछ लेगा, कभी वर्क पूछ लेगा। तो इसमें क्या बोला है कि वे बॉल ऑफ 0.1 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट, एक रेस्ट था, यहाँ से एक बॉल को 0.1 kg बॉल को नीचे गिरा रहा है, ठीक है। व्हेन इट फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये 2 मीटर बोल दिया। द वर्क इज वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। हाँ, अभी बोल रहे हैं कि ग्रेविटी की वजह से जो वर्क डन हुआ उसके बारे में बात करो, ठीक है। तो ये ग्रेविटी की वजह से क्या हो जाएगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये तो हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2। तो क्या क्या पता है हमको, डी पता है, डी 2, ठीक है। उसके बाद क्या है, फोर्स है, फोर्स क्या क्या बोला इसने, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी ड्यू टू द ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पर,
जो फोर्स हो जाएगा, फोर्स इक्वल एम इंटू जी आ जाएगा। तो एम क्या था, वो इसका 1 और इसका ग्रेविटी आ जाएगा 9.8। तो यहीं पर ये है कि फोर्स इंटू डी इंटू कॉस 0 डिग्री, और ये क्या बोला कि फॉल्स थ्रू द, तो ये एंगल हो जाएगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट और इसका जो फोर्स लग रहा है वो सेम एंगल, सेम दिशा पे लग रहा है, तो सेम दिशा की वजह से ये एंगल 0 हो जाएगा, और कॉस 0 इज इक्वल टू 1। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो 1.9 जूल आ जाएगा, ठीक है, 1.96। तो ये भी हमको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे एनर्जी के ऊपर, ठीक है। तो चलते हैं एनर्जी के ऊपर। अच्छा हाँ, एनर्जी, एनर्जी क्या होता है बेसिकली? एनर्जी, एनर्जी को एक लाइन में हम डिनोट करें तो एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, और इन फिजिक्स एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू द वर्क, एबिलिटी टू डू, जो कार्य करने की जो क्षमता होता है उसको हम बोलेंगे एनर्जी। द कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, जो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को हम एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। तो एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, एक एनर्जी का, एनर्जी ऑलवेज एक मैटर का प्रॉपर्टी होता है, एंड इट कैन बी ट्रांसफॉर्म, जो हाँ जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं ना, एक कॉन्जर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी, कॉन्जर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी क्या होता है कि जो एनर्जी होता है वो हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म पे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी उसका डिस्ट्रॉय और उसका क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मान लीजिए कहीं पर इलेक्ट्रिक एनर्जी है तो उसको हम मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल, फिर केमिकल एनर्जी, ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं हर एक एनर्जी की फॉर्म में, लेकिन उसको कभी हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो इसको ही बोलते हैं कि कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी। और एनर्जी, सिंपल टर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की जो क्षमता होता है उसको बोलेंगे एनर्जी, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर 2-3 चीज़ यहाँ पे कभी पूछ लेता है कि जो फॉर्मूला है, लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये किसने दिया था? तो यहाँ पर लिखते हैं लॉज of conservation of energy given by, ये किसने दिया? अच्छा, इसके बाद और एक चीज़ जो कि हम लोग कभी कभी मिस्टेक कर देते कि और एक चीज़ होता है कि लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो भी लिख देते हैं, लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये किसने दिया? तो लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये दिया था रॉबर्ट मेयर ने, रॉबर्ट मेयर ने दिया था ये। और जो लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है ये दिया था हम लोगों को एंटोनी लेवेसियर ने, एंटोनी लेवेसियर ने, ठीक है। तो ये 2 चीज़ को हमको याद रखना हो कि लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसने दिया था, लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि नेक्स्ट, अच्छा उसके बाद हम आते हैं कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो कितने टाइप का फॉर्म्स होता है? एक तो होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है केमिकल एनर्जी, एक होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और एक होता है थर्मल एनर्जी, और एक होता है न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो ये 5-6 टाइप का एनर्जी हम लोगों को पढ़ना होगा। पहले तो पढ़ना नहीं होगा, लेकिन ये हमको पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन की वजह से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है, ग्रेविटेशनल एनर्जी हमने पढ़ लिया, रेडिएशन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो इस टाइप ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होता है। ये एनर्जी क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हमेशा कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है। जैसे कि कोई एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि मान लीजिए कोई डायनामो जो होता है ना, हम लोग को जो वाटर वगैरह में लगाते, डायनामो क्या होता है? डायनामो में हम क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी मिलता है ना, मैकेनिकल एनर्जी से टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद अगर जो बैटरी होता है, कोई कैंडल का जो रिएक्शन होगा, तो ये क्या होता है, बैटरी में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जो मोमबत्ती जलता है ना, उसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी से क्या होता है, लाइट एनर्जी, हाँ लाइट एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो उसके बाद हम आते हैं मेन दो चीज़ जो जिसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी ये होता है कि जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में है, ठीक है, कोई वस्तु अगर रेस्ट में है और रेस्ट के दौरान जो उसके जो एनर्जी होगा तो उसको बोलेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज दैट एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट पोजेस ड्यू टू द रिलेटिव पोजिशन with other object or due to the tension within itself, इलेक्ट्रिक चार्ज और अदर फैक्टर्स। ठीक है, इतना कुछ हम याद नहीं रखना है। मेनली पोटेंशियल एनर्जी इज दैट एनर्जी ड्यू, पोटेंशियल कब होता है? ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन की वजह से उसके ऊपर जो एनर्जी लग रहा है उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ड्यू टू इट्स पोजीशन। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ड्यू टू इट्स सर्टेन पोजीशन में है वो वस्तु, उसके लिए तो उसके ऊपर जो एनर्जी लग रहा है तो उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिनोट करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डिपेंड ऑन मास, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड उसका हाइट, कितनी हाइट में है वो। तो पोटेंशियल एनर्जी पीई से हम डिनोट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इनटू मास इनटू ग्रेविटेशन इनटू हाइट, जो हाइट पे वो वस्तु है। तो इन तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और उसके बाद जब काइनेटिक एनर्जी पे आते हैं, जब पोटेंशियल एनर्जी पे था वस्तु, कोई वस्तु पोटेंशियल में था, तब वो वही वस्तु अगर वो उसमें वेलोसिटी आ जाए, ठीक है, उसमें वेलोसिटी आ जाएगा तो वो क्या होगा? पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो काइनेटिक में क्या होता है? द एनर्जी कॉन्टेंट इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, उसके मोशन की वजह से, मतलब उसका कुछ वेलोसिटी होगा तो वेलोसिटी और मोशन की वजह से उसके ऊपर जो एनर्जी आता है उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद इज स्पीड। तो ऐसे क्यों होता है? जो काइनेटिक एनर्जी होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो हमने क्या बोला कि जब पोटेंशियल एनर्जी में था कोई वस्तु तो उसमें क्या होगा? उसमें अगर कोई गति आ जाएगा कि उसके वेलोसिटी में पोटेंशियल से वेलोसिटी में चला जाएगा वो वस्तु, ठीक है, कोई वस्तु रेस्ट में था, रेस्ट वो मोशन में चला गया तो क्या होगा? पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। और ये जो v होगा ये इसकी वजह से जिसका जो वेलोसिटी और स्पीड जिसका जितना होगा और उसका काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। ये दोनों फार्मूला हमको याद रखना होगा, डायरेक्ट इससे फार्मूला से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, ऐसे ही सिमिलर छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास of 1 kg and moving with a bag at a atho meter per second square, find the kinetic energy। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी बोला, जब काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने देख लिया तो हम लोगों को तुरंत उसमें फॉर्मूला याद आ जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे v दिया है, v इज इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड, और उसका मास बोल दिया है कि 1 kg। तो 1 यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करेंगे, हाफ इंटू 1 इंटू 10, और ये हमारा आ गया कितना? अच्छा, इसमें हम आ जाएगा कि इसका जो ये होगा ना, जो मास है इसको हम कन्वर्ट कर दें तो ये आ जाएगा टोटल जूल में। ठीक है, जूल का क्या था? न्यूटन इंटू जो जूल था न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का एक क्वेश्चन है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 20 kg ऑब्जेक्ट एट हाइट एज। ठीक है, एज पे है, एक हाइट पे है और उसका वेट बोल दिया कि उसका मास हमको पता है, उसका पोटेंशियल एनर्जी भी बोल दिया हमको, पी ही हमको पता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एज। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में पी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू, कभी एच पूछ लेगा, कभी एम पूछ लेगा, कभी पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेगा। अभी पूछा है कि एच का वैल्यू क्या होगा, एच होगा पी ई बाई एम जी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बोल दे कि 600, और उसके बाद ये बोला कि मास 20 kg एंड ये हमको 10 लेना होगा। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन की सुविधा, तो ये हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली सेम क्वेश्चन है कि अगर कोई वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ फेंके तो ये पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन है। कैसे हम समझेंगे? जैसे कि अप्रोक्सीमेटली हाउ मच वर्क विल बी डन टू लिफ्ट अ बॉडी ऑफ 1 kg अप टू एतो हाइट। जब हाइट वगैरह की क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन होगा ना, तब ये जो एनर्जी होगा ये पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेगा। और जब भी बोलेगा कि इसका वेलोसिटी इतना आ गया, इसका ये आ गया, स्पीड आ गया, तब हम समझेंगे कि ये
काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। अच्छा, और एक चीज़ हमको अभी पढ़ना होगा कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है और टोटल एनर्जी क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम समझेंगे। हाँ, कहाँ गया? हाँ, अभी देखते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ हमको यहाँ पे करना होगा कि कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी के टर्म्स में हम देखेंगे। ठीक है, कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी के टर्म्स में अभी मान लीजिए कि एक एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर एक पॉइंट है ए और इसके नीचे वाला सेक्शन होगा, इसके नीचे वाला सेक्शन होगा बी मान लीजिए। ठीक है, ए बी सेक्शन हो गया और इसके ऊपर एक वस्तु है एम द्रव्यमान का। ठीक है, ये वस्तु क्या कर रहा है, कुछ समय यहाँ पर था, उस समय के बाद ये वस्तु नीचे आ गया। ठीक है, तो जब ऊपर था तब क्या था, ये रेस्ट में था। तो रेस्ट के दौरान हमने क्या पढ़ा था, जब कोई वस्तु रेस्ट में है एंड ड्यू टू इस पोजीशन उसमें जो एनर्जी आएगा उसको हम बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी। जब ये वस्तु ऊपर में ऐसे था और इसके ऊपर कुछ एनर्जी लग रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एनर्जी इसका जो एनर्जी हो जाएगा वो हो जाएगा mgh। ठीक है, इसका एनर्जी हो जाएगा mgh। जब वस्तु नीचे आ रहा था, नीचे आने में क्या होगा, इसका कुछ वेलोसिटी आ जाएगा, इसका कोई वेग आ जाएगा इसमें, तो ड्यू टू इट्स जो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो यहाँ आने तक इसका क्या हो जाएगा, जो एनर्जी हो जाएगा, ये एनर्जी क्या हो जाएगा, mv², हाफ mv²। ठीक है, ये हमको समझ में आया कि mgh क्यों था, और यहाँ पर कोई पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगा और इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगा क्योंकि ये वस्तु बेग में है। तो ये जो अब हम कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल एनर्जी के बारे में बात करें, टोटल एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ ए क्या होता है, टोटल एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ बी क्यों होता है, क्योंकि जो एनर्जी होता है वो हमेशा सेम रहता है कोई भी सिचुएशन में, टोटल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होगा ये पर टोटल एनर्जी सेम होगा, लेकिन जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि जो टोटल एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ ए होगा, इसमें क्या होगा, ओनली पोटेंशियल एनर्जी को हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई वेग नहीं था वस्तु का। और जब टोटल एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ बी के बारे में बात करें, तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पे वस्तु वेग में है, तो इसमें जो है वो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के ऊपर बात करेंगे। तो इसका अगर फॉर्मूला में पुट करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे mgh इज इक्वल टू हाफ mv²। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आ जाता है कि एक एम को काट दे तो ये आ जाएगा v² इज इक्वल टू 2mg, सॉरी v² इज इक्वल टू 2gh, v² इज इक्वल टू 2gh, v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √2gh। तो जो वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी, हाइट एंड ग्रेविटेशन, इसका बीच में अगर कोई क्वेश्चन होगा तो इस फॉर्मूला से हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गया क्यों ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कि ये कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी से आएगा। ठीक है, और एक चीज़ कि मैकेनिकल एनर्जी जो होता है ना, मैकेनिकल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इन दोनों से हम डिनोट करते हैं। अच्छा, इसके बाद एनर्जी हम लोगों ने देख लिया कि कौन से दो टाइप का एनर्जी होता है, मेनली काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, उसके बाद एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, जो किसने कोई फार्मूला दिया है, तो ये सब हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि मोमेंटम, जो हमने पढ़ा था ना, मोमेंटम, इसमें एक फॉर्मूला आता है कभी P इज इक्वल टू मोमेंटम, P से डिनोट करें, P इज इक्वल टू √2mke। ये फॉर्मूला कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये भी हम याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर काइनेटिक एनर्जी को बात करें, काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ से p² इज इक्वल टू 2m। तो ये हमको समझ में आ गया। इसके बाद हम पावर के ऊपर बात करेंगे कि पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, पावर, एक सेकंड, अच्छा, पावर क्या होता है, पावर ऑफ अ एजेंट मेजरिंग हाउ फास्ट इट कैन डू द वर्क। मतलब पावर, बेसिकली हम पावर को किस टर्म से, पावर इज अ रेट ऑफ वर्क डन। ठीक है, बाय ए फोर्स इज कॉल्ड पावर।
रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स, बाय अ फोर्स इज कॉल्ड पावर। मतलब द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम पावर बोलेंगे। रेट ऑफ डूइंग वर्क, यहाँ पे क्या दो चीज़ आ रहा है, एक तो वर्क कर रहा है और रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब कितने समय में वो कर रहा है। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम आ जाएगा। रेट ऑफ डूइंग वर्क, यही तो समझ रहे, रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम बोलेंगे पावर। और पावर का जो ये ऐसा यूनिट आ जाएगा, पावर का ऐसा यूनिट हो जाएगा वाट। ठीक, और इसका जो है ना यूनिट पावर का और एक यूनिट होता है जो कि हम हॉर्स पावर के नाम से जानते हैं। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 100 वाट। ठीक है, 1 किलोवाट को हम क्या बोल सकते हैं, 100 किलोवाट बोल सकते हैं। और जो पावर का और एक यूनिट होता है वो होता है हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, क्वेश्चन आता है कि 1 हॉर्स पावर कितना वाट्स होता है, तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट होता है। ठीक है, तो ये कोई क्वेश्चन है, देख लेना। और ये तो हम लोग जो नॉर्मल इसका क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन। हाँ सॉरी, ये वाला क्वेश्चन अभी देखते हैं। ठीक है, अच्छा और 2-3 फॉर्मूला यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, पावर की टर्म्स में। तो पावर इज इक्वल टू, फर्स्ट हमने क्या देखा था, पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वर्क अभी देखा कि वर्क की फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बात करें कि जो डी बाई टी होता है, डी बाई टी होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम को हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो एफ इंटू वी, तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। इस टर्म में भी हम पावर को कभी कभी डिनोट करते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा कि फोर्स बता देगा, उसके बाद वेलोसिटी बता देगा, तो उसका पावर पूछेगा। तो अगर हम इस फॉर्मूला को याद करेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इस फॉर्मूला से ये भी आता है कि पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो ये समझ में आ गया हमको। और एक चीज़ होता है कि पावर जब कहीं पर ये क्वेश्चन में समझते हैं कि हाउ मच वाटर ए पंप ऑफ 2 kg कैन राइज इन 1 मिनट टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर। यहाँ पे हाइट बता दिया, एज बता दिया, और इसका पंप का क्या बताया ना, हमको क्या पूछा कि कितने उसका कितना वेट वो पंप करेगा। ठीक है, तो इसका जो 2 न्यूटन है ये क्या है, इसका जो पावर है ये बोल दिया कि पावर ये क्या है, पंप ऑफ 2 kg। ठीक है, इसका पावर जो पंप होता है, ये जो भी बोलता है इसका ना 2 kg वगैरह, ये होता है पंप का पावर। तो पावर 2 किलो न्यूटन मतलब ये 2000 न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, पावर इज इक्वल टू वर्क पर टाइम। तो ये बेसिक फॉर्मूला हमको पता है। और यहाँ पे वर्क जो होगा ये हो जाएगा mgh/t। और यहाँ पे अगर पुट करेंगे पावर तो हमको बता दिया, एम पूछा हम लोगों के ऊपर, जी पता है, एच पता है, और टी हमको बोल दिया कि ये हो जाएगा टोटल जो बता दिया यहाँ पर। तो ये टोटल अगर कैलकुलेट करेंगे एम की वैल्यू आ जाएगा 1200। ठीक है, और एक क्वेश्चन है कि जो पावर इजिकल नॉर्मली पूछा है कि ये, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो कुछ चीज़ें। हाँ, और एक चीज़ अगर कभी पूछ लेगा कि एवरेज पावर क्या होता है, एवरेज पावर क्या होता है, टोटल वर्क डन, वर्क डन बाई पर टाइम होता है ना, टोटल वर्क डन बाई टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन। ठीक, एक फॉर्मूला होता है। ठीक, और एक फॉर्मूला हमने क्या देखा था पावर का, पावर इज इक्वल टू mgh/t। ये फॉर्मूला से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और एक चीज़ कि वहाँ जो हम लोगों का जो कॉमर्शियल यूनिट वगैरह होता है वो क्या होता है, वो किलोवाट होता है। जो हम लोगों का घर में जो कॉमर्शियल यूनिट होता है पावर का, जो कॉमर्शियल यूनिट्स होता है ना, वो क्या होता है किलोवाट में, हम इसको बोलते हैं किलोवाट में। और क्या होता है 1 किलो हॉर्स पावर, 1 किलो हॉर्स पावर 1, तो ये क्या होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज हमको याद रखना होगा, जैसे कि यहाँ पे पावर के पूछा है। तो ये हमको क्या हो गया, ख़त्म हो गया चैप्टर। तो इसमें हमने वर्क देखा, वर्क क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, एनर्जी देखा, 2 टाइप ऑफ एनर्जी, उसके बाद कैसे एनर्जी कन्वर्ट होता है, उसके बाद पावर के बारे में बात किया। तो एक छोटा सा चैप्टर है, उतना कुछ ज़्यादा है नहीं। तो ये हम लोगों का ख़त्म हो गया वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो फार्मूला से उसको ही हम याद करेंगे। और हाँ, और 2 चीज़ की, फार्मूला जो है
उसको तो याद करेंगे, और क्वेश्चंस में क्या पूछा है, कौन 2-4 चीज़ उसमें मेंशन किया और कहाँ से क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी तो हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। ये हमारा लेक्चर नंबर 15 रहा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग करेंगे बायोलॉजी, और जो पीडीएफ वगैरह है ये टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो हम लोगों ने अभी बताया कि जो अगर इसके पहले वाला लेक्चर्स नहीं किया तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उसमें आप देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना डेली लेक्चर्स व रेगुलर लेक्चर्स के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।